हाँ तो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये होता है, ये बातें मन में आती है कि संस्कृत जो होता है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, जो कि बहुत सारे विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है। तो मेरे दोस्त, संस्कृत से घबराने तथा भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस पर टिके रहने की जरूरत है और सही जानकारी मिलने की जरूरत है आप सभी को। और अगर आपको सही जानकारी जब मिलेगा और आप सही तरीके से संस्कृत को पढ़ने और सीखना समझेंगे, तब जाकर के आपको न संस्कृत से भय लगेगा न डर लगेगा। तो वही मैं आप सभी लोगों को आज बताने वाला हूं कि संस्कृत में अनुवाद किस तरीके से किया जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि संस्कृत में अनुवाद किस तरीके से किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी से कहूंगा कि कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो, और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न हो सफल तुम नींद चैन को त्यागो, यूं ही रण का मैदान छोड़ न तुम भागो। क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये हाँ मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि संस्कृत में अनुवाद किस तरीके से किया जाता है, क्या वो नियम होता है, कैसे हम लोग संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। तो चलिए हम संस्कृत में अनुवाद करना सीखने से पहले सबसे पहले ये जो बात आ रही है, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अनुवाद, तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि अनुवाद होता क्या है और अनुवाद के बारे में हम लोग समझेंगे कि अनुवाद किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान देंगे, अनुवाद के बारे में हम लोग जानने और पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, अनुवाद को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोला जाता है? ट्रांसलेशन बोला जाता है, ठीक है। तो अनुवाद को जब इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं, तो हम इंग्लिश में क्या करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में यदि हम किसी भी भाषा को ट्रांसलेट करते हैं, यानी हिंदी के भाषा को हम लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, और या तो हिंदी के इंग्लिश के भाषा को हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो ठीक यहाँ पर इसी तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं कि हिंदी के भाषा को संस्कृत में हम लोग ट्रांसलेट करने वाले हैं, अर्थात संस्कृत के भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि अनुवाद करेंगे। इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि किसी एक भाषा के शब्द को दूसरी भाषा के शब्द में बदल देना, यानी परिवर्तित कर देना ही आपका अनुवाद कहलाता है। किसी एक भाषा के शब्द को दूसरे भाषा के शब्द में बदल देना, परिवर्तित कर देना ही अनुवाद कहलाता है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अंग्रेजी से हिंदी या इंग्लिश से हिंदी? नहीं मेरे दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किस तरीके से किया जाता है, तथा हिंदी से संस्कृत में अनुवाद किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद जब हम लोग बनाना सीखते हैं, तो सबसे पहले हम उसका नियम पढ़ते हैं कि नियम क्या होता है और किस तरीके से संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया जाता है। तो देखिए, उसका नियम जो दिया गया है कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन की होगी, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि कर्ता यदि आपका प्रथम पुरुष एक वचन का होगा, तो क्रिया भी आपकी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। यहाँ तक आप सभी को अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा कि क्या होता है, यानी क्या हम बोल रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, और मैं वादा करता हूँ आप सभी से कि आपको संस्कृत बिल्कुल मैं समझा करके जाऊँगा और सिखा करके जाऊँगा। तो यहाँ पर आप सभी देखिए, नियम पढ़ेंगे कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन की हो, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। यहाँ पर 2-3 बातें आ रही है मेरे दोस्त। पहले आ रहा है कि कर्ता, उसके बाद से आ रहा है पुरुष, वचन, क्रिया। तो इन सारी बातों को यदि हम समझ जाएंगे, तो समझने के बाद से फिर हमको संस्कृत में, समझिए कि संस्कृत का अनुवाद बनाने में तथा अनुवाद समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कर्ता होता क्या है, यानी कर्ता के बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, कर्ता क्या होता है? कर्ता हम कहते हैं कि जो काम को करता है या फिर काम करने वाले को हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। जो काम को करता है या फिर काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं उदाहरण के तौर पर कि कर्ता क्या होता है। जैसे हम कहते हैं कि राम पढ़ता है, यहाँ पर आप सभी ध्यान देंगे कि राम पढ़ता है। इस वाक्य से मेरे साथियों एक प्रश्न कीजिए कि कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है? आपका जो उत्तर आएगा कि राम पढ़ता है, तो राम क्या हो जाएगा आपका? ये कर्ता कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक और आपका वाक्य लिखता हूँ कि मोहन हमेशा पटना जाता है। मोहन हमेशा पटना जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोहन हमेशा पटना जाता है। तो इस वाक्य से कौन लगा करके प्रश्न कीजिए
कि कौन हमेशा पटना जाता है, कौन हमेशा पटना जाता है, जो आपका उत्तर आएगा वही क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। तो कौन हमेशा पटना जाता है, तो यहाँ पर बात आएगा कि मोहन हमेशा पटना जाता है। ये प्रश्न ये बनेगा कि मोहन हमेशा पटना जाता है, तो मोहन क्या हो जाएगा, आपका कर्ता कारक हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी कर्ता कारक क्या होता है तथा कर्ता कारक की पहचान किस तरीके से करते हैं, क्या वो शैली होता है जिससे आप कर्ता कारक की पहचान कर सकते हैं और तथा कर पाते हैं। तो आशा करता हूँ, उम्मीद है कि आप सभी को ये जरूर समझ में आया होगा कि कर्ता की पहचान आप कैसे करते हैं। अब बात आती है मेरे दोस्त क्रिया की। किसकी बात आती है, क्रिया की जब बात आती है तो क्रिया को हम लोग समझेंगे क्रिया होता क्या है। ठीक है, तो किसी भी वाक्य में काम का करना या होना समझा जाता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। किसी भी वाक्य में काम का करना या होना समझा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं उदाहरण के तौर पर कि क्रिया क्या होता है। आमतौर पर मेरे दोस्त अक्सर आप लोग देखे होंगे कि ऐसा कह दिया जाता है कि जिसके अंत में ना देखिए वो क्रिया होता है। जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, चलना, हंसना, रोना, दौड़ना, खेलना इत्यादि सारे शब्दों के अंत में ना आ रहा है तो अक्सर ये बोला जाता है या फिर कह दिया जाता है कि आप जिस के अंत में ना देखिए वो क्रिया होता है। लेकिन ये बात मेरे दोस्त 100% सही नहीं है। लेकिन ये भी बात सही है कि जो भी क्रिया होता है उसके अंत में ना जरूर होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि जिस शब्द के अंत में ना हो वो क्रिया ही हो। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अब कैसे सही नहीं है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप सभी को यहाँ बता रहा हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाता है अपना, क्या हो गया, अपना। चूंकि ये क्रिया नहीं है, इसके अंत में ना है तो ये क्रिया नहीं है, इसको क्रिया नहीं कहेंगे। ये आपका हो गया सर्वनाम शब्द। ये कौन सा शब्द है, ये है आपका सर्वनाम शब्द है। अब देखिए, अब आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर हो गया पटना, क्या हो गया, पटना। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द लिया गया पटना, इसके अंत में भी ना है, इसके अंत में भी आप सभी ना देख रहे हैं। लेकिन जब इसके अंत में ना है तो क्या इसको हम क्रिया कह देंगे, नहीं, ये क्रिया नहीं है। ये आपका क्या है, संज्ञा शब्द है। संज्ञा में ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ लेते हैं जो हमको 2-3 साल पहले बहुत परेशान किया हुआ था 2020 के आसपास, जिसका नाम है कोरोना। इसके अंत में भी ना है, इसके अंत में भी ना है ना, तो क्या हम इसको क्रिया बोलेंगे, नहीं, ये क्रिया नहीं है। ये एक बीमारी का रोग, ये एक डिजीज का नाम है, यानी यह क्या है, एक रोग है। ठीक है, अब एक और चीज़ हम लेते हैं। जैसे एक जगह का नाम है लुधियाना, ध्यान देंगे, लुधियाना, इसके अंत में भी ना आ रहा है तो हम क्या इसको कहेंगे कि ये क्रिया है, ये क्रिया नहीं है। और आजकल लगन का दिन चल रहा है, आप सभी खा रहे होंगे एकदम पूरा भर पेट, है ना, पूरा एकदम टेंट में पूरा एकदम जा कर के बढ़िया से खींच रहे होंगे लोग, है ना। तो एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, उसमें क्या आपको दिखाई देता है, तो एक दिखाई देता है आपका समियाना, समियाना, इसके अंत में भी तो ना है, तो क्या इसको हम क्रिया कहेंगे, नहीं, ये क्रिया नहीं है। तो ये बात 100% सही नहीं है कि जिसके अंत में आप ना देखिए उसको क्रिया कह दीजिए। क्लियर है आप सभी को? अगर आप सभी को समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे तथा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख करके उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसके अगला पॉइंट, यानी अगला जो टॉपिक है। तो आशा करता हूँ कि आपको कर्ता और क्रिया जरूर समझ में आया होगा। अब चलिए इसके बाद से हम देखते हैं पुरुष की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, पुरुष की जब बात करते हैं तो संस्कृत की बात हो तो या फिर हिंदी की बात हो तो पुरुष की जो संख्या होती है वह 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। और वह 3 में जो होती है वह होता है आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब बात आती है वचन की कि वचन कितनी होती है। तो संस्कृत में वचन की जो संख्या होती है वह होता है आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वचन की संख्या 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो दिया गया है कि यहाँ पर जो कि संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए कुछ ऐसे शब्द जो होते हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है जिसको हमको समझना। जैसे देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि सह दिया गया है, तौ दिया गया है, ते, तौम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम।
आप सभी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये दिया गया है। इस सब का अर्थ यहाँ पर आपके समक्ष बताया गया है कि सह का मतलब होता है वह, तौ का मतलब होता है वे दोनों, ते का मतलब होता है वे लोग, तवम मतलब होता है तुम, युवाम मन होता है तुम दोनों, युयम मतलब होता है तुम लोग, अहम का मतलब होता है मैं, अवाम मतलब हम दोनों, और वह मतलब हम लोग। ये सभी आप सभी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और इसको याद कर लेना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी ज़रूरी होगा आप सभी के लिए, क्योंकि ये अनुवाद बनाने का बेसिक चीज़ें होती है। जो कि आपको बेसिक चीज़ ही नहीं मालूम हो, इसका शब्दार्थ ही नहीं मालूम हो, तो फिर आप अनुवाद कैसे बना पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जब हम लोग अनुवाद बनाते हैं तो अनुवाद बनाने के लिए जैसे कि आप सभी लकार जब पढ़ते हैं यानी कि टेंस पढ़ते हैं, तो टेंस में आपको बहुत सारे, जैसे कि टेंस के अगर प्रकार की बात करते हैं तो टेंस आप अंग्रेजी में 3 पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हिंदी में की बात करते हैं यानी जिसको हम लोग काल कहते हैं, तो काल भी हम पढ़ते हैं तो 3 होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। लेकिन जी ही हम संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। अंग्रेजी में 3, हिंदी में 3 और संस्कृत में 10 हो गया, जिसमें से क्लास 10th के सिलेबस में आपको 5 पढ़ना है, जो आपके समक्ष ये लिखा गया है कि लट लकार यानी कि वर्तमान काल, लिरिट लकार यानी कि भविष्यत काल, लंग लकार यानी कि भूतकाल, लोट लकार यानी अनुज्ञा आदेश के अर्थ में, और विधि लकार यानी कि चाहिए के अर्थ में। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं लट लकार, यानी लट लकार क्या होता है। तो देखिए, लट लकार को हम लोग शुरू करेंगे तो लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। और वर्तमान काल यानी इसमें आपको वाक्य दिखाई देंगे ताहे तिहु में, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं पटना जाता हूँ, हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हम लोग प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, हम लोग प्रतिदिन यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, मोहन सोहन को देखकर हंसता है। इस तरीके का वाक्य आपको इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि वर्तमान काल में। ठीक है, यानी दैनिक जीवन में हम लोग विभिन्न तरीके के काम करते हैं, उठते हैं, पढ़ते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, चलते हैं इत्यादि। इस तरीके का वाक्य जो आपको देखने को मिलेगा, ये आपका लट लकार यानी कि वर्तमान काल में देखने को मिलेगा। लेकिन जब भी हम लोग वर्तमान काल में वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें एक क्रिया की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? क्रिया को, जिसको संस्कृत में हम लोग धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु बोला जाता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्रिया और संस्कृत में बोला जाता है धातु। तो देखेंगे कि हम लोग धातु का रूप कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये सीख लेंगे कि लट लकार में धातु रूप किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि लट लकार का धातु रूप बनाने के लिए कुछ प्रत्यय हैं, जो प्रत्यय को आपके समक्ष रखा गया है और उस प्रत्यय के माध्यम से लट लकार का आप धातु रूप बनाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि ती, तह, अंति, सी, थ, आमी, आवह, आम। ये देखेंगे, ती, तह, अंति, शी, थ, आमी, आवह, आम। इस प्रत्यय की सहायता से आप लट लकार यानी वर्तमान काल का आप क्या बना सकते हैं? धातु रूप बना सकते हैं। जैसे पठ में ती जोड़ेंगे तो पठती होगा, हंस पठ में तह जोड़ेंगे तो पठता हो गया, पठ में अंति यानी पठंती हो गया, पठ में सी पठसी, पठ में थह पठत, पठ में थ पठथ, पठ में थ पठत, पठ में आमी पठामी, पठ में आवह पठाव और पठ में आमह पठाम। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। उसी तरीके से एक और धातु लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं हंस। हंस का मतलब होता है हंसना। ध्यान में रखेंगे मेरे दोस्त, हंस का मतलब होता है हंसना। और हंस का यदि आप लट लकार वर्तमान काल में धातु रूप बनाने जाते हैं तो ठीक वैसे ही बनेगा। सिर्फ आप एक प्रत्यय याद कीजिए, तीतः अंति शीथ थ आमी आवह आम। तीतः अंति शीथ थ आमी आवह आम। सिर्फ यदि आपको ये याद है तो दुनिया का कोई भी धातु रूप हो, सिर्फ और सिर्फ लट लकार वर्तमान काल में आपको बनाना हो तो आप इस प्रत्यय की सहायता से बना सकते हैं। सिर्फ आपको ये याद रहना चाहिए, तीत अंति शीथ थ आमी आवह आमह। तो जैसे देखिए, जैसे हम लोग बनाए कि पठका की पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाव पठाम। हंस का बनाइएगा तो हंस का बनेगा कि हंसती हंसत हंसंती, हंससी हंसत हंसत, हसामी हसावह हसामह। लिख, लिख का मतलब होता है लिखना। लिख का रूप यदि आप चलाइएगा तो बनेगा लिखती लिखतः लिखंती, लिखसी लिखथ लिखत, लिखामी लिखावह लिखामह। चल का मतलब होता है चलना। तो चल का यदि आप रूप लेकर चलते हैं तो बनेगा चलती चलतः चलंती, चलसी चलतः चलत, चलामी चलावह चलाम। क्लियर है आप सभी को?
अब आते हैं, हम लोग देखते हैं, प्रयास करते हैं, अब अनुवाद की तरफ आते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक वाक्य देखने को मिल रहा है कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो मैं आप सभी लोगों को इसीलिए बोला था कि आपको सबसे पहले इसका जो शब्दार्थ जो पहले जो लिखाया गया था, सह मतलब वह, तौ माने वे दोनों, ते मतलब वे लोग, इसीलिए बोला था ताकि आपको अगर वो याद रहे तब ना यहाँ पर आप लिखिएगा कि सह का मतलब होता है वह, जानकारी रहेगा तभी ना, याद रहेगा तभी ना लिख पाइएगा। तो सह का मतलब होता है वह। तो यहाँ पर यदि आप लिखते हैं सह, ध्यान देंगे यहाँ पर लिखते हैं आप सह, तो नियम कहता है अनुवाद का कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का हो, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। यहाँ पर कह रहा है कि वह पढ़ता है, कौन लगाकर प्रश्न करेंगे, कर्ता की पहचान होगी। तो यहाँ पर प्रश्न कीजिए ना कि कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है, जवाब आएगा कि वह पढ़ता है, वह। तो जब वह आ गया, जवाब आ गया वह जब आ गया, जवाब आ गया वह, तो जब वह का जवाब आ गया तो वह हो गया। तो वह यहाँ पर देखेंगे तो वह का जो संस्कृत होता है वह होता है स। क्या होता है? श होता है। वह का जो संस्कृत होता है वह हो गया श। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे जो कि वह की बात आएगी कि वह कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है। तो यहाँ पर देखिए स में कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है, जो कि आपका नियम कह रहा है कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का हो, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि कर्ता ये है, क्या है आपका कर्ता दिया गया है। तो आपका कर्ता जो है ये प्रथम पुरुष एक वचन में स है, यहाँ पर प्रथम पुरुष द्विवचन में तौ है, प्रथम पुरुष बहुवचन में ते है, यहाँ पर प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन में तोम हो गया, मध्यम पुरुष द्विवचन का युवाम हो गया और मध्यम पुरुष बहुवचन का युवम हो गया। तो वहां पर सह की बात हो रही है, यानी कि वह पढ़ता है। किसकी बात हो रही है? वह पढ़ता है। तो जब यहाँ पर वह पढ़ता है और सह का मतलब होता है वह, तो यहाँ पर देखेंगे कि वह कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है। तो वह यहाँ पर आपका प्रथम पुरुष एक वचन है। तो जब वह आपका प्रथम पुरुष एक वचन है तो इसीलिए आपका यहाँ पर बनेगा क्रिया भी जब आपका रहेगा तो वो प्रथम पुरुष एक वचन का ही रहेगा, यानी पढ़ता है तो हो जाएगा आपका सह पठति, वह पढ़ता है। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर है कि मैं पढ़ता हूँ, क्या हो गया? मैं पढ़ता हूँ। तो मैं का आपका संस्कृत क्या होता है? तो मैं का संस्कृत आप सभी देखिए कि मैं का संस्कृत क्या दिया गया है। तो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैं का संस्कृत है वो है क्या है? अहम है। क्या है? अहम है। मैं का संस्कृत अहम है। तो अब देखेंगे कि अहम का पुरुष और वचन क्या है। आप सभी देखेंगे कि अहम का जो पुरुष और वचन क्या दिया गया है। अहम का पुरुष और वचन, तो अहम का पुरुष और वचन देखिए, तो देखिए यहाँ पर जो अहम दिया गया है, पुरुष और वचन क्या है? तो उत्तम पुरुष के सामने है और एक वचन के सामने है। तो जब अहम आपका उत्तम पुरुष एक वचन है तो इसीलिए इसके साथ जो आप क्रिया जो लगाइएगा वह उत्तम पुरुष एक वचन का ही लगाइएगा, यानी उत्तम पुरुष एक वचन, यानी कि पठामी। तो हो जाएगा अहम पठामी, यानी कि मैं पढ़ता हूँ। ठीक उसी तरीके से वे लोग पढ़ते हैं, तो वे लोग का संस्कृत होता है ते। क्या होता है? ते होता है। वे लोग का संस्कृत होता है ते। ते मतलब होता है वे लोग। अच्छा, पढ़ते हैं तो ते आपका हो जाएगा प्रथम पुरुष बहुवचन का, इसीलिए इसका जो क्रिया भी लगेगा वो प्रथम पुरुष बहुवचन का ही लगेगा। तो ये हो जाएगा ते पठन्ते, यानी वे लोग पढ़ते हैं ते पठन्ते। और यहाँ पर कुछ वाक्य लिख रहे हैं, जैसे राम और श्याम, राम और श्याम पढ़ते हैं, राम और श्याम पढ़ते हैं। देखिए राम और श्याम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रामः च श्यामः, राम च श्यामः। और चूंकि यहाँ पर राम एक नाम हो गया और श्याम एक नाम हो गया, एक और एक दो गो नाम हो गया, तो द्विवचन की बात हो गई। तो जब कर्ता द्विवचन का हो गया तो क्रिया भी द्विवचन का देंगे, यानी राम च श्याम, ये हो जाएगा आपका पठतः। आप देखेंगे वहाँ पर दिया गया होगा पढ़ धातु जो बनाया गया होगा, तो वहाँ पर आपको पठतः जरूर देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पुरुष द्विवचन में पढ़ता दिया है, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। अगर आप सभी चाहते हैं कि आप सभी को इसी तरीके का वीडियो मिले तो मिलते आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।